अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अहम कानूनी और सियासी चैलेंजेस का सामना करना होगा, क्योंकि मुल्क की सियासत में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। नून लीग के बाद ऑपोजिशन की एक और जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब अदालतों के चक्कर लगा रही है। साथ ही जाली अकाउंट्स केस में नैब एक एक करके पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को तलब कर रही है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत नैब के सामने पेश तो हो रही है, मगर साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भरपूर सियासी मुहिम का आगाज भी कर दिया है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा भी करने जा रही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी के बाद आज वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स केस में नैब की 5 रुकनी तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मुराद अली शाह नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचे तो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा इरफान नईम मंगी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने साथ पूछगछ के लिए मुख्तस कमरे में ले गए। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक मुराद अली शाह से नैब की 5 रुकनी तहकीकाती टीम ने ठट्टा शुगर मिल्स की निजकारी से मुतालिक पूछगछ की और वो इस हवाले से अपने साथ कुछ दस्तावेजात भी लाए थे। वज़ीर आसिफ ने एलामिया जारी किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुराद अली शाह से 1.5 घंटे तक सवालात किए। टीम ने मुराद अली शाह को मुकदमे से मुतालिक सवालनामा दिया। मुराद अली शाह के आज के जवाबात और सवालनामे के जवाबात का जायजा लिया जाएगा। जवाबात मिलने पर मुराद अली शाह को दोबारा बुलाने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली बार नैब के सामने पेश हुआ। अगर नैब GIT रिपोर्ट पर तहकीकात कर रही है तो GIT की फाइंडिंग्स गलत है। अदालती हुक्म में लिखा है कि GIT मेरे हवाले से किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलाया था और उनकी जो सवालात थे उनके मैंने जवाबात दिए। मेरे ख्याल से तो मैंने जो सवालात थे, जो उनकी क्वेश्चंस या क्वेरीज थी, उनके प्रॉपर जवाब देखे। उनको उनके साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप GIT पे एतबार करके आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जो कोर्ट की जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि GIT के वकील ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ सही कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमें और इंक्वायरी करनी है। तो इसका मतलब ये था कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किए वो गलत है और मैंने इस चीज़ पे मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो सामने। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, अपने जेब से खर्चा करके आया हूँ, बाकी वज़रा आए हैं खर्चा करके, और मेरी वजह से जो मैंने कहा 1000 के करीब पुलिस वाले विद राइट गियर, ये खर्चा जो बर्दाश्त किया है। कराची में होता तो मैं खामोशी से जाता, अपियर होके आ जाता। जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ जो हैं वो हमने पहले रेज किए हुए हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। अब ये अहम बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 35 में बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि GIT ने तस्लीम किया है कि वो दोनों रहनुमाओं से मुतालिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए नैब तहकीकात करे और अगर कुछ मिलता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तो क्या नैब को लगता है कि जाली अकाउंट्स केस में मुराद अली शाह के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं? क्योंकि इस केस के मरकजी मुल्जिम असलम मसूद ने जो एतराफ़ी बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया है उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम लिया, अनवर मजीद और उनके पूरे मुबैना नेटवर्क के हवाले से तफसीलात बताई, मगर मुराद अली शाह का नाम नहीं लिया। तो क्या मुराद अली शाह के हवाले से नैब के पास कुछ और मौजूद है? हमारी तहकीकात ये बताती हैं और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं है। जो कुछ GIT की मालूमात हैं उसी पर भरोसा करते हुए नैब तहकीकात आगे बढ़ा रही है। GIT की फाइंडिंग्स की रोशनी में बात आगे बढ़ रही है। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि आगे मुराद अली शाह के खिलाफ क्या नैब को मिलता है। दूसरी तरफ तलबियों का मामला रुक नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को नैब तलब कर रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को भी नैब ने 27 मार्च को तलब कर लिया है, जबकि कायम अली शाह ने इस तलबी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ने तलब कर रखा है, उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत नैब को गिरफ्तारी से रोके। पहले आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी ली थी और अब कायम अली शाह ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत कानूनी जंग लड़ रही है, रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासी मुहिम का आगाज भी कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26 मार्च को हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ कराची से लाड़काना ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है। लाड़काना पहुंचने से पहले मुख्तलिफ स्टेशन पर बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब भी करेंगे, जबकि इस मार्च के बाद 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में
पीपल्स पार्टी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा भी करने जा रही है। अब इस मार्च को पीपल्स पार्टी के रहनुमा करप्शन के खिलाफ करार दे रहे हैं, महंगाई के खिलाफ करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान समझते हैं कि बिलावल भुट्टो खौफजदा है। आज सहाफियों के साथ मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोई ब्लैक में चलेगी और ना ही कोई एनआरओ मिलेगा। बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। अयान अली और बिलावल भुट्टो जरदारी के एयर टिकट्स एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए थे। इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत बचाओ, जमातों के खिलाफ मुकदमात हमारी हुकूमत में नहीं बने, नैब हमारे मातहत नहीं और ना ही हमने नैब में किसी की भर्ती कराई। नैब झूठे लोगों से निकलकर बड़े लोगों पर हाथ डाले, करप्शन बड़े लोगों को पकड़ने से कम होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि बिलावल भुट्टो खौफजदा हैं, जबकि बिलावल भुट्टो समझते हैं कि हुकूमत नैब पर असरअंदाज हो रही है और नैब दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अब मामला जो भी हो, आने वाले दिनों में मुल्क में एक सियासी मुहाजराई की कैफियत बन सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब मौजूद हैं। नजम सेठी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर जो मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, पहले तो लीडरशिप पेश हुई, अब मुराद अली शाह साहब की भी पेशी हो गई। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कानूनी मामला भी देख रही है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वो ट्रेन मार्च करेंगे, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रेशर डालेंगे, सड़कों पर आएंगे। नून लीग भी ये बातें कहती थी, मगर अब नून लीग सड़कों पर आई नहीं, खामोश है। पीपल्स पार्टी भी सिर्फ जबानी जमा खर्च ही कर पाएगी या अमली तौर पर कुछ कर पाएगी? आपकी चिड़िया क्या कहती? देखिए, चिड़िया कहती है कि अभी और प्रेशर आएगा हुकूमत की तरफ से। वो पुराने केसेस जिसमें जरदारी साहब बरी हो चुके हैं, वो भी उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। तो प्रेशर तो अब और सख्त होने वाला है। मेरा ख्याल है इसी वजह से अब फैसला ये हुआ है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी जरदारी साहब की रियासत के साथ कि नून लीग की हिमायत नहीं करनी, हम आपको नहीं छेड़ेंगे वगैरह वगैरह, सेनेट में कि कौन चेयरमैन बनेगा एंड सो ऑन, वो अब फ़ारग हो गई है बिकॉज इमरान खान नहीं बात मान रहे और वो ये चाहते हैं कि जरदारी साहब भी ख़त्म किए जाएं और सियासी तौर पे और नवाज शरीफ साहब भी। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स अब बन रहे हैं और अब वो लगता है ऐसे है कि वो जरदारी साहब की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फ़ारग हो गई है। अब पीपल्स पार्टी को सोच बचोर करनी पड़ रही है कि अब क्या किया जाए। अब थोड़ा लेट हो गया ना, बिकॉज अब इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा ख्याल है कुछ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नवाज शरीफ साहब के साथ भी खोल ली हैं या शहबाज शरीफ साहब के साथ तो खोल ही ली हैं। तो ये इस तरीके से ये अब मामला जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए ख़राब होता जा रहा है। इसलिए ये काउंटर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और सवाल ये है कि किस हद तक ये कामयाब होंगे काउंटर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और क्या इमरान खान साहब पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। अच्छा, मगर माजी करीब से नवाज शरीफ साहब के काम तो आया नहीं। वो जीटी रोड पर निकले थे, मुझे क्यों निकाला, और इसके अलावा उन्होंने जलसे किए, इलेक्शन भी हार गए और अब जेल में है नवाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि काउंटर प्रेशर क्रिएट कर सकती है और अगर कर लेती है तो कोई रियायत ले सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं और काउंटर प्रेशर तो वो होता कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाते और फिर बहुत इफ़ेक्टिव काउंटर प्रेशर होना था, मगर वो वक्त अब चला गया है। अब बिलावल साहब बहुत खरी बातें तो कर रहे हैं मगर इससे जरदारी साहब को शायद नहीं बचा पाएंगे और बाकी भी उनकी हुकूमत के जो सरबराह हैं, लीडर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया, ये सारे देर ऑल इन ट्रबल। अब बिलावल रह जाएंगे। ये अब जाहिर है कोई थोड़ा बहुत ये सिंधी नेशनलिज्म और सिंधी सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली क्योंकि 4 अप्रैल को बरसी आ रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो उससे पहले ये ट्रेन मार्च वगैरह। मगर क्या ये इसके बाद अप्रैल के बाद क्या फ़ैसला करेंगे, क्या कोई नरमी नज़र आएगी या नहीं आएगी रियासत की तरफ से, ये देखने वाली बात है। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब डट गए हैं और वो रियासत की बात भी नहीं मान रहे। रियासत तो ये चाहती नहीं थी कि डिस्टेबलाइजेशन हो किसी किस्म की इस हुकूमत को, क्योंकि एक्सटर्नल हालात भी बड़े नाजुक हैं। मगर इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे और वो डटे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ना नहीं है और जरदारी साहब को जेल में डालना। साहब, अगर मामला ये है तो फिर क्या नून लीग बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आएगी? बिलावल ने ना सिर्फ बहुत अग्रेसिव बातें की हैं, नवाज शरीफ से मिलने भी चले गए, उनकी बीमारी पर भी एक पोजीशन ली है, मगर नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर खामोशी है। मरीम नवाज साहिबा ट्वीट भी करती हैं तो अपने वालिद साहब की बीमारी के हवाले से करती हैं। शहबाज शरीफ साहब तो पहले कोई बात नहीं किया करते थे, मगर मरीम नवाज का और नवाज शरीफ का एक बयानिया था, उसमें खामोशी है। क्या वजह है फिर नून लीग की तरफ से मुकम्मल खामोशी?
अब ये मेरा ख्याल है इंतज़ार है कि बेल होती है कि नहीं होती और फिर इजाज़त मिलती है बाहर जाने की कि नहीं मिलती। देखिए बेल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और वो मेडिकल ग्राउंड्स पे है। अगर नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर तो कोई चारा नहीं है, फिर तो मुझे लगता है ऐसे है कि वो शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी फ़ेल हो जाएगी, क्योंकि ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ख्वाजा आसिफ की स्ट्रैटेजी है। और फिर वही हार्ड लाइन मियाँ साहब की जो बात है कि जी कोई डील वील नहीं, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं, चुप हैं वो। फिर ये बात फिर बन सकती है कि जी कोई इत्तेहाद किया जाए और फिर मिल के कुछ काम किया जाए, मगर जब तक वो मामला डामक डोल है और उसके बाद फिर अगर बेल हो भी जाती है तो कंडीशनल होगी, फिर वो भी देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट तो फिर भी ईसीएल पे डालेगी और गवर्नमेंट लड़ेगी, वो ईसीएल से बहुत लंबी लड़ाई करेगी अदालतों के अंदर कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो ये मामला मियाँ साहब का भी हो सकता है ये लंबा चले, और जब तक वो चले नहीं जाते यहाँ से, और अगर वो चले भी जाते हैं किसी स्टेज पे, तो फिर तो शायद पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। मगर अगर ये डामक डोल रहती है, अब आज हो जाए न, कल ना हो, ये क्या होगा, अनसर्टनिटी रहती है मियाँ साहब के फेट की, तो उस वक्त तक तो कोई डील नहीं होगी। मगर मेरा ख्याल है उससे पहले जरदारी साहब अंदर हो जाए। मतलब ऐसी सूरत में सिंध हुकूमत का क्या होगा? मुराद अली शाह पर भी को भी नैब बुला रहा है, आपने कहा सिंध कार्ड और ये सारा मामला अगर होता है तो क्या सिंध हुकूमत और मरकजी हुकूमत आमने सामने आ सकते हैं? उसके नतीजे में क्या सिंध हुकूमत खतरे में पड़ सकती है मुस्तकबिल में? जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब तो पहले दिन से ये चाहते थे कि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, और अब क्योंकि सारी लीडरशिप को वो टारगेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अदालतें इतनी जल्दी तो नहीं बेंड ओवर करेंगी, वो आज़ादी तो है एक हद तक, मगर ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पहले ही उनकी कारकर्दगी बड़े सवाल खड़े हुए हैं वहाँ, तो बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि फिर बाद में ये कोशिश की जाए कि इसको भी तोड़ा जाए और डिफेक्शंस किए जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिकॉज आपको तो पता ही है जो सूरत हाल है, मुशर्रफ के ज़माने में भी पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया था, तो ये चीज़ें सारी हो सकती हैं। डिपेंड करता है, मैं समझता हूँ कि अब सिंध में क्या होता है ये डिपेंड करता है कि लाहौर में क्या होता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, क्या उनको चुप कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता, ताकि ये जो इत्तेहाद की बात है ये जो है ये ख़त्म हो जाए। ये अभी तक तो चलेगी, होगी नहीं होगी, जब तक मियाँ साहब का फेट हमें पता नहीं चलता उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त तक ये पीपल्स पार्टी की तो उम्मीद रहेगी कि किसी तरीके से कोई इत्तेहाद कर लिया जाए, कुछ यकजहती का इजहार किया जाए और चैलेंज किया जाए, इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। मगर मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट टर्म में ये कामयाब होंगे, अगले 1-2 महीने तो ऐसे ही चलेगा और पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। नजम शेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिलचस्प तज्जिया जिसमें जरदारी साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि उनकी मुश्किल कम होती नज़र नहीं आती, और इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर नवाज शरीफ साहब को बेल मिल भी गई तब भी उन्हें ईसीएल में डाल दिया जाएगा। और इस वक्त नून लीग फासला इसलिए अख्तियार किए हुए पीपल्स पार्टी से क्योंकि वो बेल का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा अहम मामला है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। घोटकी में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनों की मजहब की तब्दीली और शादी का मामला गंभीर होता जा रहा है और बात बैनुल अक़वामी मीडिया और दीगर ममालिक तक पहुंच गई है। एक तरफ मजहब की जबरी तब्दीली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लड़कियां कम उम्र थीं, और यह बहस छिड़ी हुई है कि दोनों बहनों की उम्र 18 साल से कम है या ज़्यादा। निकाहनामे में एक लड़की की उम्र 18 साल और जबकि दूसरी की उम्र 20 साल बताई गई है, जबकि एक मुबैना बी फॉर्म भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक इन लड़कियों की उम्रें 18 साल से कम है। रवीना की उम्र 15 साल जबकि रीना की उम्र 13 साल है। इन दोनों लड़कियों के घर वालों का दावा है कि लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया और फिर उनकी शादी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने 22 मार्च को निकाह किया। इसके बाद इन दोनों लड़कियों का वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने मौका अख्तियार किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। अब अहम बात यह है कि घोटकी से ताल्लुक रखने वाली दोनों लड़कियों ने पंजाब के इलाके रहीम यार खान के शहर खानपुर पहुंचकर शादी की। दोनों बहनों के अहले खाना ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। जबरी मजहब की तब्दीली और शादी पर एहतजाज भी किया। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए निकाह ख्वाह, निकाह में शामिल अफराद, गवाहों और दुल्हे के रिश्तेदारों समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
दोनों बहनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वजारत दाखिला, वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस पंजाब, सिंध इस्लामाबाद और पेमरा समेत अरकान कौमी असम्बली रमेश कुमार और हरीलाल को फरीक बनाकर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने 23 मार्च 2019 को खानपुर में बाकायदा इस्लाम कबूल किया, मगर मीडिया में हमसे मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों बहनों और उनके शौहरों की जान को खतरा है। कम उम्र लड़कियों की जबरी मजहब की तब्दीली और शादी कराने के इल्ज़ामात नए नहीं हैं। सिंध में इस हवाले से पहले भी कई बार शिकायत आती रही हैं। इसी वजह से 2016 में कम उम्र लड़कियों की जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के खिलाफ सिंध असेंबली में बिल भी अक्सरियत से मंजूर हुआ, लेकिन उस पर गवर्नर के दस्तखत नहीं हो सके और ये बिल कानूनी सूरत में सामने। इस बिल पर कुछ लोगों की जानिब से एतराज़ात उठाए गए, दबाव डाला गया। इसी दबाव के नतीजे में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह से जब सवाल किया गया कि जबरन मजहब की तब्दीली से मुतालिक इक़दाम से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब उनकी तरफ से इस हवाले से नहीं आया, जब बार बार उनसे सवाल किए गए। अर्ली मैरिज एक्ट जो है वो भी पास है और उस कानून पर भी सख्ती से अमल होता है। यही वजह है कि इन्होंने जाकर पंजाब में वहाँ के एक शहर में ये सारा निकाह भी किया या कोर्ट में भी पेश हुए, लेकिन हमारी पुलिस वहाँ पे गई हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिए हैं। जबरी तौर पे किसी का मजहब चेंज करवाता है उसके लिए सजा का तयन नहीं किया ना हमारे यहाँ, तो वो तो करे ना कानून साजी। बिल्कुल, देखें कोई भी बिल जो होता है उसमें और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं जिनको बेहतर करना होता है, वो जाहिर है बेहतर करने के लिए, लेकिन पास तो हमने किया 2016 का आपका बिल में लेकिन उसमें कुछ चीजें आपका ही बिल बनाया हुआ है। उसके बाद जरूर हम लोग उस पे कानून साजी की जाएगी। 3 साल प्रेशर के ऊपर आपने वापस 3 साल बिल मंजूर हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसे कानून की हैसियत नहीं मिल सकी। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता तो उसके तहत जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाने वाले शख्स को सजा होती और जो भी शख्स अपना मजहब तब्दील करना चाहता उसे कम से कम 3 हफ्ते या 21 दिन इंतजार करना होता। एक अच्छा फैसला किया गया लेकिन अमल नहीं हो सका और हिंदू बरादरी की शिकायत बरकरार है। इस हवाले से नया पाकिस्तान में बात करते हुए शहजाद इकबाल से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने कहा कि ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाने के ज़्यादातर वाक़यात सिंध में होते हैं जिसमें मियाँ मिट्ठू मुलविस होता है। मियाँ मिट्ठू को सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। कन्वर्जन का प्रॉब्लम आज से नहीं है, मुसलसल ये चलता आ रहा है और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम वहाँ पे आता है सिंध के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है मियाँ मिट्ठू जो पहले पीपल्स पार्टी का एमएनए था। पहले पीपल्स पार्टी का एमएनए था, उसके बाद वो पीटीआई ने उसको जब टिकट दिया हमने उसको वापस कराया, फिर उसको फंक्शनल लीग ने दिया। आज तक उनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं और चाहे मियाँ मिट्ठू हो चाहे पीर अयूब जान सरहंदी हो, तरीके से अगवा किया जाता है और मदरसे के अंदर वो भरचुंडी शरीफ पहुंची या पीर अयूब जान के पास पहुंची, उसको कलमा पढ़ा के शादी करा के मना 2 गुना करती हैं। एक तो फोर्स्ड कन्वर्जन हुई, दूसरी चीज ये कि फौरन उसकी शादी भी होगी। 6 दिन पहले कौमी असम्बली में नून लीग के रुकन कौमी असम्बली खेल दास ने इस हवाले से तवज्जो दिलाव नोटिस पेश किया था और हिंदू बिरादरी की कम उम्र लड़कियों के अगवा, जबरी मजहब की तब्दीली और शादी का मामला उठाया था। खेल दास कोहिस्तानी के मुताबिक इन 2 लड़कियों के अलावा 4 मजीद लड़कियां हैं जिन्हें इसी माह अगवा किया गया लेकिन उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली खेल दास। साहब बहुत शुक्रिया। खेल साहब, ज़ाहिर है आपने ये मामला उठाया, जबरी मजहब की तब्दीली भी, फिर शादी भी कम उम्री में, और आपने फिर उसमें यह भी तवज्जो दिलाव नोटिस में कहा कि और मजीद लड़कियां हैं जिन्हें अगवा किया गया और उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से? देखें शाहजेब साहब, ये रवीना और रीना का जो वाक़या अभी रिपोर्ट हुआ है कोई ये नई बात नहीं है। सिंध में इस तरह पहले भी आपने देखा, एक रिंकल कुमारी भी थी, लता कुमारी, बड़े वाक़यात हुए थे 2013 के दौरान, 2008 और 9 के उस टेन्योर में हुए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली मार्च में 6 लड़कियों की रिपोर्ट्स मेरे पास है जो ये वाक़यात हुए हैं। ये जब मैंने अपने 22 तारीख को ये जमा करवाया था तब ये रीना और रवीना का मेरे पास रिपोर्ट नहीं थी। 4 और लड़कियां, एक टंडोला यार से कोमल का था, कराची से 2 लड़कियां लक्ष्मी और सोनिया मेघवाड़ का था, और हैदराबाद से 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट हुई है सोनिया बील। वो सिर्फ 12,000 का कर्जा था, उसके ना अदा करने पे उस लड़की को अगवा किया गया, जो अखबारी रिपोर्ट्स भी हुई हैं। तो इस तरह के वाक़यात। ये दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं शाहजेब
जिस तरह इन वाक़यात को या जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है कि ये दो मज़हबों का टकराव नहीं है या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। ये देखें सिंध में और भी इशू, अनीता खास के लिए सिंध यूनिवर्सिटी में कत्ल हो जाती है, कोई लड़कियां कारोकारी में अगवा हो जाती है, कोई इस तरह और बच्चियां जो हमारी हैं गलत फ़ैसला करके चली जाती हैं, अपना घर छोड़ते हैं। तो इस तरह ये मुआशरती भी मसला है। टेक्निकली ये होता है कि जब जिनकी उम्र कम है वो जाती है और उसमें जो जाके फ़ैसला करती है तो उसमें मौका नहीं दिया जाता है पेरेंट्स को। आप देखें जो रवीना और रीना का बाप जिस तरह कहता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे गोली मार दो, तो ये क्यों कह रहा है? असल ये सवाल ये है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लक्ष्मी के घर पे मैं गया तो सोनिया के मैं घर पे गया हूँ खुद, तो मैं उनकी माएँ मेरे को लिपट रही हैं, रो रो के कह रही हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। असल में कानून साजी नहीं है, कोई पुलिस सुनने वाली नहीं। सिंध पुलिस की हालत में आपको बताऊं, मैंने आईजी साहब को मैसेज किया कि ये वाक़या हुआ है, आप इसमें एक्शन ले, एफआईआर करवाएं। वो कोई रिस्पांस मेरे को नहीं आया। उसका सेक्रेटरी का फ़ोन आया, उसने कहा ठीक है हम देखते हैं। आज तक वो एफआईआर नहीं हो रही है कराची शहर में। तो ये जो मामला हैं टेक्निकली, यहाँ जो जैसे हिंदू मैरिज बिल सिंध में नहीं नाफिज हो सका है, वो पास तो हो गया मगर वो वापस लिया गया आते हैं। मतलब सारी जमातें तकरीबन इस हवाले से आवाज़ उठा रही हैं। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, बिल जाहिर है जिसका जिक्र किया आपने वो अक्सरियत से पास हुआ था, यानी कि सियासी जमातें समझती थी कि वो दुरुस्त है, मगर फिर वो नहीं गवर्नर साहब के आगे थ्रू हो सका और कानून नहीं बन सका। तो फिर चीज़ें कैसे बेहतर हों जब सब आवाज़ उठा रहे हैं फिर भी मामला नहीं आगे बढ़ रहा? शाहजेब 22 तारीख को जिस दिन मैंने ये कौमी असम्बली में तवज्जो दिला और नोटिस जमा करवाया, उसी दिन मुझे JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो कुछ पार्लियामेंटरियन भी थे, कुछ हमारे मसीह और हिंदुओं के लीडर भी थे, उनको 15-20 लोगों का डेलीगेशन, उनको कॉल की थी अपने घर पे। उन्होंने खुद इन मामलात पे हमसे डिस्कशन की कि ये किस तरह हो सकते हैं। तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जिस तरह कोई कानून अमेंडमेंट रहे, हम चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून में वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम इस मुल्क में खुश हैं, हम पाकिस्तान में खुश हैं। हमें पाकिस्तान से हम आज से नहीं है, हम मोहनजोदड़ो की पैदाश है, 6000 साल पुराने हमारी पैदाश है। हमारे बड़े यहाँ पे रहते हैं, हमारे जो भी सिंध में या पाकिस्तान में हम रहते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून का अदना सा कारकुन हूँ, हमारे भाई हैं सब, हम आपस में रहते हैं। हमारी रवायतें, हमारा कल्चर, दिवाली, होली, ईद और बारात हम सब एक दूसरे मिल के मनाते हैं। हमारी खुशियाँ और गम हमारे एक हैं। तो हम इसको मैसेज नहीं दुनिया को देना चाहते हैं कोई इस तरह के हमें मज़हब को हम 1 करोड़ की आबादी सिंध में ज़्यादा रहती है, हिंदू, क्रिश्चियन, मसीह हमारे रहते हैं, पंजाब में मसीह रहते हैं। खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं कि कोई महफूज नहीं, हम महफूज हैं, मगर कुछ टेक्निकली मामला जैसे इस तरह के वाक़यात होते हैं उसकी दाद रसी नहीं होती, उसको सही तरीके से हल नहीं किया जाता। अगर सही तरीके से सुना जाए और उसको मिस रिपोर्ट भी नहीं किया जाए तो मैं समझता हूँ ये मामला हल हो सकते हैं और कानून साजी की ज़रूरत है। तो मैंने मौलाना साहब को भी कहा कि आप हमारी रहनुमाई करें, आप तमाम पार्टियां, तमाम मजहबी जमातें जब हम मिल के बैठेंगे तो डायलाग होगा, उस पर बात होगी, तो तब ये मसला हल हो सकता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब से आप मिले, मौलाना साहब ने क्या कहा आप लोगों से? मौलाना साहब ने कहा कि हाँ मैंने इसीलिए बुलाया, हम चाहते हैं कि आप जो अक़लियती और मेजॉरिटी और मिनॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और उन्होंने बड़े मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसकी मुलाकात का, जिस तरह उन्होंने हमें मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खीलदास कोहिस्तानी मौजूद थे। अंडर एज बच्चियाँ, उनकी मज़हब को तब्दील कराना और फिर शादी, ये दोनों सवालात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम इस पर बात करेंगे। हुकूमत के लिए मईशत बड़ा चैलेंज है और मईशत में बड़ा चैलेंज टैक्स वसूली बना हुआ है। हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद होगा कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, उन पर ही खर्च होगा। मगर इब्तिदाई 7 माह में सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टडी रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और ट्वीट किया कि पिछले 2 अशरों से जो मैं कहता आया हूँ ये मजमून उसकी तस्दीक करता है। एक मरतबा अगर हमने FBR की इस्लाह कर ली और अवाम को यकीन दिला दिया कि उनके टैक्स का पैसा करप्ट अशराफिया की चोरी की नज़र होने के बजाय इंसानों की फलाह पर खर्च होगा, तो पाकिस्तान खुशहाली की मनाजिल तेज़ी से तय करेगा। यानी अभी भी 7 माह बाद इक़्तिदार में आने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि एक दफ़ा यकीन अगर अवाम को हमने दिला दिया तो फिर
टैक्स में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसके मुताबिक खैरात के मामले में पाकिस्तान हैरानकुन मुल्क है। ये GDP का 1% से ज़ायद खैरात करते हैं और ये शरह तरक्की याफ्ता कौमों के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सालाना 240 अरब रुपए यानी $2 अरब खैरात करते हैं और 98% आबादी किसी न किसी सूरत में खैरात देती है। इसलिए पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले ममालिक में होता है। ये वो है रिपोर्ट जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने इसको शेयर भी किया, फिर कहा कि जब अवाम को यकीन आ जाएगा कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, अशराफिया पर खर्च नहीं होगा। हालांकि 7 माह से तो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है, अब भी कह रहे हैं कि जब हम FBR में तब्दीली कर देंगे, उसको बेहतर कर देंगे, फिर अवाम को यकीन आ जाएगा। मुशीर जो है वज़ीर-ए-आज़म के, रज़ाक दाऊद, वो भी टैक्स के हवाले से क्या कह रहे हैं, इधर सुनिए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। टैक्स कलेक्शन कम है और प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वरिड है और इनके ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था इक़्तिदार में आने से पहले कि 8,000 अरब तक टैक्स जमा करके दिखाएंगे, लेकिन अभी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। कैसे बेहतरी आएगी, कब बेहतरी आएगी? आप खान साहब को पूछोगे। खान साहब से पूछेंगे कैसे होगा ये मामला। खान साहब खुद कह चुके हैं कि नया FBR बना देंगे अगर मामला बेहतर नहीं हुए। इस हवाले से कुछ दिन पहले द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर शाया हुई जिसमें बताया गया कि टैक्स खसारा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता हुआ ये खसारा जून 2019 तक 485 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। यूँ FBR अपनी तारीख के सबसे बड़े टैक्स खसारे की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही यह खतरा भी है कि बजट खसारा माली साल के लिए GDP के 7% तक बढ़ सकता है। खबर के मुताबिक FBR के रेवेन्यू में कमी का रुझान मौजूदा माली साल के बाकी 4 माह यानी मार्च से जून के दौरान भी जारी रह सकता है। खदशा है कि इस दौरान टैक्स खसारा 252 अरब रुपए तक हो सकता है। अहम बात यह है कि माली साल के पहले 8 माह में यानी जुलाई से फरवरी के दौरान FBR को पहले ही 233 अरब रुपए का खसारा है। अब आइंदा 4 माह के लिए 252 अरब रुपए के खसारे के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल के दौरान मजमूई खसारा 485 अरब रुपए तक हो सकता है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहला तरमीमी बिल लेके आई थी बजट का, तो असद उमर साहब ने दावा कुछ और किया था। वो पैसे तो नहीं आए, खसारे बढ़ता चला गया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि एक दफ़ा आवाम को यकीन आ गया कि उनका पैसा अशराफिया पर नहीं खर्च होगा। खुद इक़्तिदार में हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म हैं, खुद ये ट्वीट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहते थे कि जैसे हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को यकीन होगा। हमारे साथ अशफाक तौला साहब मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। अशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया, आप गवर्नमेंट को भी इस हवाले से एडवाइस कर रहे हैं। मसला FBR में है कि वो ठीक नहीं है, ये हुकूमत को भी नहीं समझ में आ रहा कि असल में FBR को ठीक कैसे करना है। मैसिव शॉर्टफॉल है, 485 अरब रुपए साल के आखिर तक हो सकता है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी है इनके पास, क्या मसला है? शायद 2 चीज़ें हुई हैं। मुझे जो मेरा तज्जिया है कि एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखा था तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन से बशमूल मेरे उन्होंने मशवरा किया था असद उमर साहब ने, और बड़ा पॉजिटिव मशवरा किया था। और इनकी अभी ना तजर्बेकारी मैं कह सकता हूँ FBR टीम की या इनकी अपनी टीम की भी हो सकती है, मगर FBR में अगर आप रोज़ में ये कहूँ कि तुम चोर हो, तुम्हें काम नहीं आता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं FBR नहीं बना दूंगा, तो सर ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। हमें एक विद इन द सिस्टम सोल्यूशन निकालना है। देखिए FBR में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो कलेक्शन का है, ऑडिट का है और लिटिगेशन का है। तो कुछ आपके हाई रिस्क फैक्टर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ मॉडरेटेड हैं और कुछ लो रिस्क हैं। तो उनको कार्विंग आउट आपको करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग को आपको साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या ये टीम काफ़ी है कि नहीं है। जो मेरा एनालिसिस है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मगर इस किस्म के काम के लिए जहाँ पर FBR को पूरा रीस्ट्रक्चर करना हो और इसको इस तरीके से लेके जाना हो मोस्ट मॉडर्न लाइन पे कि 8,000 अरब की FBR बन जाए, मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा टीम है वो शायद नाकाफ़ी है। तो वो ना तजर्बेकारी एक अपनी जगह बिल्कुल आया नज़र आती है हम सबको भी। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उनका रेवेन्यू सर्विस से कोई कभी दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। वो अपने बेस्ट एफर्ट्स कर ज़रूर रहे हैं, मगर टीम तो वही है। आप देखें उसमें जब तक पहले भी ये हम आजमा चुके हैं कि FBR की रिफॉर्म्स इतनी आसान नहीं होती। अच्छा, मगर फिर क्यों नहीं हो पा रही हैं? खान साहब तो कहते थे नून लीग के दौर में रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, मगर उन्होंने कहा इसको डबल कर दूंगा, 8,000 अरब रुपए कर दूंगा। उस जमाने में तो एक अलग रेवेन्यू मिनिस्टर भी नहीं था। बड़ा अनफेयर होगा कि सारी जिम्मेदारी असद उमर साहब पर डाल दी जाए। हमाद अजहर साहब अलग से रेवेन्यू मिनिस्टर लगे हुए हैं, क्या उन्हें नहीं बात समझ में आ रही कि किस तरीके से रिफॉर्म करना है? उनका तजर्बा नहीं है, मसला क्या है?
देखिए मेरा ख्याल है शायद वही जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी वो उनको भी सराहते हैं, जबकि जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा, IMF ने भी सराहा, उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी। शायद यानी कि मेरा ख्याल है मसूद नकवी साहब हमारे चेयरमैन थे, मैं और आबिद शाबान, हमने मेरा ख्याल है कोई 1000 घंटे करीब इसमें इनपुट दी थी और इसको हमने रिपोर्ट ऑथर की थी। उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कोशिश की, मगर FBR की ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही थी। उन्होंने हमारे 3 साल ज़ाया किए। अब ये हुकूमत आई है और अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब ने भी, FM साहब ने रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन को रखा और शब्बर साहब को ऐड किया, बड़ा अच्छा एडिशन है। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं 6 महीने से 4 महीने से कि भाई किसी भी तरीके से गाड़ी को पटरी पे लेके आएँ। हमाद अज़हर मेरा ख्याल है अभी अच्छे रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे साबित, मगर अभी नए हैं और मेरा ख्याल है अभी कोऑर्डिनेशन का भी शायद फुकतान नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोऑर्डिनेशन ना हो जाए, जब तक मैं ये समझता हूँ एक पेज पे, बल्कि एक पेज नहीं, एक लाइन पे ना आ जाएं, हम एक सतर पे ना आ जाएं, जब तक, और फास्ट ट्रैक पे ना जाएं, जब तक सीरियसनेस ना आ जाए, जब तक आप इनको एक एक चीज़ को निटी-ग्रिटी के साथ ना देखें, और जब तक ये जो हम रिफॉर्म में अभी आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी बोर्ड को इंडिपेंडेंट करें, ये पॉलिसी बोर्ड में अच्छे लोग हैं मगर काफ़ी अब पुराने हो गए हैं। मेरा ख्याल है अब जदीद दौर के जो लोग हैं उनको आप लेके आएँ, उनसे इस्तिफादा हासिल करें। हुकूमत आई थी तो 2 इशूज़ थे, एक FBR था और एक आपका एक्सचेंज कंट्रोल था। मेरा ख्याल है अगर उस वक्त उस स्ट्रेटजी पे चल के अगर वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे उस स्ट्रेटजी को चलाते तो मेरा ख्याल है आज आपकी इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ के जी रिक्लाइन कर रही होती है, आप ऊपर जा रहे होते। बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मौजूद थे कि उस वक्त अगर मामला बेहतर कर लेते। FBR में टीम पुरानी है, रेवेन्यू मिनिस्टर नए हैं, उन्हें तजर्बा नहीं है, इसलिए मामला यहाँ तक पहुँचे हैं। टैक्स वसूली तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है। इस हवाले से हमने मार्च में ही माहिर टैक्स उमूर से भी बात की, तो उस वक्त भी उनकी तरफ से कहा गया कि टैक्स वसूली के हवाले से ग्राउंड वर्क नहीं किया हुआ इस हुकूमत ने। शब्बर साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। मेरे ख्याल में जो FBR के सिलसिले में जो गवर्नमेंट का पोजीशन है उसमें अभी पॉलिसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में अभी ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी है, और वो ग्राउंड वर्क जो 6 महीने में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और अगर इस पर मज़ीद डिले किया गया तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएगी। आपने देखा ये सारे के सारे मामलात इस वक्त हुकूमत को नहीं समझ में आ रही है कि टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जनरल मुशर्रफ के हवाले से आज अहम समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयान से मुताल्लिक आज अहम हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ के वकील ने मजीद मोहलत की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ टीवी को इंटरव्यूज देते हैं, उनकी डांस की वीडियोज आती हैं, अवाम में यह तासुर पैदा हो रहा है कि ताकतवर को सजा नहीं होती। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह इस मुलजिम के साथ डील किया गया हमारी तारीख का अलग ही बाब है। अदालत जाते जाते गाड़ियां मुड़ जाती हैं, अस्पताल से सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि एक मुलजिम के हाथों अदालत को यरगमाल नहीं होने देंगे। इस मौके पर परवेज मुशर्रफ को 3 ऑप्शन दिए गए कि वो आइंदा समाअत पर पेश हों, वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराएं, या फिर परवेज मुशर्रफ के वकील उनकी जगह जवाब दे दें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील से इजराए मजाक कहा कि बेहतर है कि परवेज मुशर्रफ की जगह आप जवाब दे दें, क्योंकि परवेज मुशर्रफ तो मुक्के दिखाते हैं, ये ना हो कि अदालत को मुक्के दिखा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 28 मार्च को मुकदमा खुसूसी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट खुसूसी अदालत के इख्तियारात को सलब नहीं करना चाहती, इसलिए ट्रायल कोर्ट बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक अपने तौर पर फैसला करे। देखते हैं कि इस हवाले से परवेज मुशर्रफ या उनके वकील क्या बयान देते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।